हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे भूपेश कैबिनेट की बैठक की। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल शाम CM हाउस में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही नए वित्तीय वर्ष साल 2022-23 के लिए वार्षिक बजट प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया जा सकता है। नए बजट का खाका तैयार कर लिया गया है। इस बैठक में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से जो घोषणाएं की गई थी उनके अमल को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी जा सकती है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि सरकार बनने पर बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में उन पर राजनीतिक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के लिए जो मामले दर्ज हुए थे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन सरकार आने के 3 साल बाद भी कोर्ट के चक्कर लगाने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में अब नाराजगी दिख रही है। पूरे प्रदेश में 73 राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा हुई है। इसमें से 31 प्रकरणों को खत्म करने पर सहमति बनी है। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि एक जटिल प्रक्रिया है। गृह विभाग और जिला स्तर पर इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये सभी कमेटियां मामलों की समीक्षा कर रही है, इसलिए देरी हो रही है। युवा कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत सिंह चावला का कहना है कि CM भूपेश बघेल के निर्देश पर राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है। धाराओं के आधार पर मामलों को खत्म करने की अनुशंसा भी हो रही है। रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल के मुताबिक चूंकि अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं, इसलिए हर मामले की समीक्षा में वक्त लग रहा है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या एजिटेशन के कारण जो प्रकरण बनाए गए हैं और आम कार्यकर्ताओं ने जिसकी सूचना दी है, तो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और वो विड्रॉ करने की कार्य में लगे हुए हैं। कानून के तहत कोई कार्रवाई होना है तो वो बड़ा लीगली उसमें बहुत परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ देर हो सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम करी और बहुत जल्द उनके सारे केस जो दुर्भावनापूर्ण बीजेपी की सरकार में बने गए थे वो सब वापिस होंगे। जिला स्तरीय में ऐसे बहुत सारे प्रकरणों की समीक्षा करी गई थी, तो वैसे 12 प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुशंसा करके गृह विभाग को भेजा गया है। अब बात रायगढ़ की, जहां तहसील कार्यालय में हुई मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज चौथे दिन भी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने धरना जारी रखा और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले सभी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे। तो वहीं अधिवक्ता संघ ने भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने राजस्व न्यायालय का बहिष्कार करते हुए अब धरना शुरू कर दिया है। तहसीलदारों का कहना है कि जब तक सभी आरोपी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और उन्हें तहसील न्यायालयों में 1 से 4 की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में तहसीलदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी हड़ताल की वजह से तहसील ऑफिसों के सारे कामकाज ठप हो गए हैं। रायपुर में भी कर्मचारी संघ और अधिवक्ता संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। जिन बातों को हम लेके हड़ताल पर बैठे हैं उसमें से कुछ बातें बुरी हुई है, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी बाहर हैं। इसके लिए हम दबाव बना रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, इसलिए हम आंदोलन में बैठे हैं। वो हमारी पुरानी ही मांगे हैं, सारे आरोपी गिरफ्तार हों, 1-4 का गार्ड दिया जाए और फिर से इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए हमारे सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जाए। आज हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और यहाँ हमारे अधिवक्ता साथी एकजुट होकर बैठे हैं। ये हड़ताल जो है ये भ्रष्टाचार को लेकर है, राजस्व न्यायालय में व्याप्त भराशाही को लेकर है। हमने शासन को अपनी बातें अवगत करा दी है। माननीय सचिव महोदय से भी चर्चा हुई थी और चर्चा लगातार जारी है, समझ लीजिए।
लेकिन अभी तक सफल वार्ता तो नहीं हो सकी है। वो अपनी गलती छुपाना चाह रहे हैं, उनकी गलतियां हैं, क्योंकि हमने अभी सुरक्षा की मांग की है अपने लिए, और जब तक वो पूरा नहीं होता हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हमारा यही कहना है, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं श्री मनन मिश्रा जी ने कहा है कि और उस संबंध में चिट्ठी भी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री को, राज्यपाल साहब को और चीफ जस्टिस महोदय को, और उन्होंने कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए और हमारा पक्ष भी रखा जाना चाहिए और कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले का बिलासपुर हाईकोर्ट के निराकरण कर दिया है और साथ ही सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार 1 साल के अंदर तमाम कमियों को दूर करे। वहीं एमसीआई ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सरकार तमाम कमियों को दूर कर अप्रूवल के लिए आवेदन तो दे, तो फिर एमसीआई सहयोग करेगा। आपको बता दें, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता साल 2018 में खत्म कर दी थी। दरअसल एमसीआई की टीम को निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में बहुत सी खामियां मिली थी, जिसके कारण कॉलेज के साल 2017 बैच में प्रवेश लेने वाले मेडिकल छात्रों के भविष्य पर संकट की स्थिति बन गई थी। इस पर विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच लंबी सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो कॉलेज का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। इस बीच राज्य सरकार ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की प्रक्रिया 14 दिन पहले पूरी कर दी थी। पुलिस विभाग के तबादले को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जो प्रदेश भर के पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगा। याचिकाकर्ता गायत्री वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें 25 मार्च साल 2021 को आईजी इंटेलिजेंस की ओर से जारी तबादला आदेश को चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरक्षक से निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है, जिस पर चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस अधिनियम साल 2007 प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है। ऐसे में आरक्षक से निरीक्षक तक का स्थानांतरण सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है। एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे आईपीएस अधिकारी तबादला नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर मचे घमासान के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन प्रदर्शनकारी प्रोफेसर, वैज्ञानिक और स्टाफ की लिस्ट मांगी है, जिन्होंने बुधवार को राजभवन के सामने प्रदर्शन किया था। डीन और एचओडी से कहा गया है कि वो 18 फरवरी तक सभी की जानकारी भेजें, जिनके प्रदर्शन की वजह से विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित राजभवन के बाहर और फिर गुरुवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर के सामने हुए प्रदर्शन की हैं। कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शनकारियों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलने का समय मांगा और आरोप लगाया कि राजभवन की ओर से भेदभाव बरतते हुए स्थानीय की बजाय बाहरी व्यक्ति को कुलपति बनाया जा रहा है। वहीं गुरुवार को यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर ताला जड़कर विरोध जताया गया। इन प्रदर्शनों से नाराज विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी एचओडी और डीन को चिट्ठी लिखकर प्रदर्शन करने वालों की लिस्ट मांगी है। उनका मानना है कि इस घटना से विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है। जो नोटिस जारी किया गया है वो उसको शिक्षक संघ संज्ञान में लेगा और यह सर्वसम्मति से बैठक करके निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शिक्षक संघ के नेतृत्व में हमारे प्राध्यापक गण, वैज्ञानिक गण राजभवन राज्यपाल से मिलने समय मांगने के लिए गए थे। कृषि विश्वविद्यालय में फिलहाल कार्यवाहक कुलपति के रूप में एसएन सेंगर काम कर रहे हैं और स्थायी कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। लेकिन इससे पहले स्थानीय प्रतिभाओं को मौका न देकर बाहरी लोगों को कुलपति बनाए जाने का आरोप लगने के बाद विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, तो फिर बाहर के लोगों की नियुक्ति क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि इसे राज्यपाल को देखना चाहिए। स्थानीय कुलपति हो बिल्कुल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी है क्या? और जब छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तो फिर बाहर के फिर कुलपति कैसे नियुक्त हो रहे हैं? ये निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय को इसको देखना चाहिए। मैं इनके ज्ञापन को पढ़ने के बाद उनसे चर्चा किया हूं और मैं उनकी पूरी जन भावनाओं के साथ हूं और लगातार अगर छत्तीसगढ़ में कुलपति के चयन में हमारे यहाँ के विद्वानों की उपेक्षा होगी तो ये तो अभी शुरुआत है। मैं भी चाहता हूं
इनकी मांगों के समर्थन करते हुए कि हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं, यहाँ के जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, यहाँ के जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का सम्मान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय समेत शैक्षणिक स्थानों में नियुक्ति को लेकर विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार सरकार और राजभवन के बीच नियुक्ति को लेकर चर्चाएं और बयानबाजी होती रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। रायपुर में नशे के बढ़ते कारोबार पर रोकथाम और तस्करों के नेटवर्क तोड़ने के लिए एसएसपी ने नारकोटिक सेल का गठन किया है। सेल का फोकस सिर्फ नशे के सौदागरों की तलाश कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने पर होगा। हालांकि रायपुर पुलिस की साइबर सेल अब तक ये काम कर रही थी, लेकिन बाकी अपराधों और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के चलते ऐसे मामलों को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। लिहाजा रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा ने बैठक लेकर नारकोटिक सेल के गठन की बात कही थी। इसी के बाद एसएसपी रायपुर ने सेल का गठन करते हुए साइबर सेल के एएसपी अभिषेक माहेश्वरी को इसकी कमान सौंपी है। नारकोटिक सेल में एएसपी, एक निरीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मी होंगे। रूप से इसका जो काम रहेगा नारकोटिक सेल का, कि नारकोटिक्स का काम करने वाले लोग, उसकी तस्करी करने वाले, बेचने वाले या सप्लाई करने वाले, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ थानों से होती रहती है, बट उनको कंपाइल करना, उनका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज समझना, उनकी सप्लाई चेन समझना, तो एक बेहतर नारकोटिक्स पर बेहतर कार्रवाई करने के लिए, कंसर्टेड एफर्ट्स के लिए और एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ताकि इस पर और अच्छी तरीके से हम लोग कार्रवाई कर सकें, इस उद्देश्य से सेल का गठन किया है। नक्सलियों की गाड़ियों में आग लगाने की वारदात काफी आम हो चली है, लेकिन अब इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो काफी पुराना है, लेकिन इस वीडियो में हथियारबंद नक्सली भी नजर आ रहे हैं, जो डीजल टैंकरों को तोड़ रहे हैं और आगजनी करते नजर आ रहे हैं। आगजनी की घटना का ये वीडियो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बीजापुर जिले की सीमा से सटे इलाके का बताया जा रहा है, लेकिन IBC 24 इसे लेकर कोई दावा नहीं करता। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के देवगढ़ सरनापारा में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद 20 से ज्यादा लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई और कमजोरी की शिकायत के बाद एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। 3 बच्चों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद BMO समेत 3 डॉक्टर्स की टीम ग्राम देवगढ़ सरनापारा में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। वहीं बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और सरकार से 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। इसका पतला दस्ता उल्टी कर रहा था, फिर मैदान पानी था, मैदान भी वैसे ही पानी, उल्टी भी वैसे ही खत्म हो गया। चार का जो है सवेरे प्रातः जैसे हम लोग कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी मिली है, तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से उनके द्वारा बुला करके भर्ती किया गया था। अभी दोपहर समय में उनकी इलाज की दौरान शादी समारोह था, वहाँ खाना था, उसमें जो है फूड पॉइजनिंग की घटना पता चला है, जिसकी प्रशासनिक रूप से जाँच की जाएगी और इसमें जो भी रिस्पांसिबल होंगे उनके अभी कठोर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की स्टील इंडस्ट्रीज को अब भी कोयले की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दरअसल लगभग 20 दिन पहले अचानक प्रदेश में कोयले का संकट आ गया, जिसके बाद नॉन पावर सेक्टर को SECL ने कोयला देना बंद कर दिया। धीरे धीरे कोल आधारित उद्योग शटडाउन की स्थिति में आ गए। राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद SECL ने कोयले की आपूर्ति तो शुरू कर दी, लेकिन उद्योगों पर ओडिशा के MCL यानी कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से कोयला लेने का दबाव बनाया गया। उद्योगपतियों ने इस आदेश पर फिर से उद्योग विभाग को चिट्ठी लिखी कि कोरबा में SECL की खदानें हैं, इसके बावजूद महानदी कोलफील्ड से कोयला मांगना औद्योगिक घरानों के लिए घाटे का सौदा होगा। ओडिशा से प्रति टन 1200 का माल भाड़ा लगेगा, जबकि SECL से ये कोयला 700 रुपए भाड़े में फैक्ट्री पहुंचेगा। अब देखना है कि सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। अभी पिछले 20-25 दिनों से कोल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हमारे छत्तीसगढ़ में, और जो जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज है, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन प्लांट, उनको कोल की समस्या हो रही है बहुत ज्यादा, और जो कोल ले रहे हैं उसका कीमत भी जो है वो डबल से ज्यादा हो गई है। तो आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट के द्वारा SECL पर अगर दबाव नहीं बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल से सारी फैक्ट्रियां जो कोल आधारित हैं उनके ऊपर गंभीर समस्या आ जाएगी चालू रखने के लिए।
अगली खबर अंबिकापुर से, जहां महामाया पहाड़ में अतिक्रमण को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी अतिक्रमण के बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरी। घड़ी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महामाया पहाड़ संरक्षित इलाका है, यहाँ अतिक्रमण होना गंभीर बात है। इसके लिए जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर कांग्रेस इस रिपोर्ट को लेकर शिकायत करने के साथ ही दोबारा जांच की मांग कर रही है। केवल ये वोट की राजनीति है और उसकी वजह से चाहे वो सफी अहमद हों, चाहे जितने भी इनके 2-3 पार्षद, पुराने पार्षद फारूक कबाड़ी हों और एक इदरीसी महिला जो पार्षद है, ये इन लोगों के संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है, इनके संरक्षण में। जैसे इसमें जो रकबा है 2016 का जो रकबा है उसमें 3.79 आ रहा है और अभी जो जिला प्रशासन के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, मेरे ख्याल से उसको देख लीजिएगा, 3.39 है या कितना है? हाँ, 3.39, यानी कब्जा तो उस समय से कम हुआ। ये उसमें आप जाएंगे, उसको देखेंगे, इसका मिलान करेंगे तो ये साफ उसमें दिखाई देगा। रायपुर में एक हफ्ते में 2 अलग अलग इलाके में अवैध पिस्तौल के साथ 3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे राजधानी में अवैध हथियारों के सौदागर सक्रिय होने की आशंका बढ़ गई है। पहली कार्रवाई गुड़ियारी पुलिस ने की, जिसमें 2 शातिर बदमाशों के साथ रोहित और सतीश यादव को देसी कट्टा लेकर घूमते हुए दबोचा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई टिकरापारा पुलिस ने की, जहां नशे के सौदागर सादिक तिगाला को देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। दोनों मामलों में हुई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यूपी के मौधा और दूसरे जिले से कट्टा वो लेकर के आए थे। गौरतलब है कि आज पकड़ा गया बदमाश सादिक तिगाला साल 2021 में चरस की अवैध बिक्री करते हुए जेल जा चुका है। फिलहाल गुड़ियारी और टिकरापारा थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। सरगुजा में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान डॉक्टर और स्टाफ नर्स की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत की खबर दिखाए जाने के बाद डॉक्टर संजीव कुमार तिग्गा और स्टाफ नर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दरअसल कई घंटों के प्रसव पीड़ा के बाद भी महिला के इलाज के लिए कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।